हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं राजा सिंह परिहार टारगेट विथ आरके में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और जो कुछ भी छूट गया होगा वो आज हम लोग क्वेश्चनों के माध्यम से कवर कर लेंगे। आज हम लोग क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा में हर बार आते रहते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कोई भी आप पेपर उठाएंगे उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, जिसमें संविधान आता है, उसमें डीपीएसपी से लगभग एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है। तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण किए गए हैं। यानी भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। वैसे तो अपने संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में कहां से, आयरलैंड से लिए गए हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि आयरलैंड में जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिए गए हैं। तो आयरलैंड में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके स्पेन से लिए गए हैं। और स्पेन में कहां से लिए गए हैं, तो भाई स्पेन ने स्वयं डेवलप किए थे। जैसे कि आपको सब जानकारी इनकी मैं पहले भी दे चुका हूं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो भारतीय जो संविधान है उसके किस भाग में रखे गए हैं और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक रखे गए हैं। तो जैसे आपको पता है कि अपने जो भारतीय संविधान है उसमें टोटल 22 भाग हैं, जो कि अब बढ़कर 25 हो गए हैं, लेकिन आज भी उन्हें हम 22 से ही जानते हैं कि मेन जो होते हैं वो 22 से ही है। और आपको ये भी पता होगा कि जो 7वां भाग है उसको हटा भी दिया गया है, फिर भी हमारे 22 के 22 ही माने जाते हैं। और जो अनुच्छेद हमारे हैं वो 395 है, जो कि आज तक लगभग 470 के करीब पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के जस्ट बाद में हैं। जैसे कि राज्य के मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार कहां से कहां तक है। तो आपको पता है कि मूल अधिकार जो हैं वो 12 से और आपके 35 तक दिए गए हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक हैं जस्ट इसके बाद है 36 से, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आपके डीपीएसपी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। यानी भारतीय संविधान में वह कौन सा भाग ऐसा है जो उस टाइम के जो भारतीय संविधान का जो निर्माण करता थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनके दिमाग की जानकारी हमें किस
भाग से मिलती है। तो ये हमें डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में लिखने का उद्देश्य क्या था? तो इसका सिर्फ और एकमात्र उद्देश्य था कि लोगों का कल्याण किया जा सके, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का मूल उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो उनका उद्देश्य था सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, यानी लोकतंत्र कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, सामाजिक और आर्थिक। और न्याय कितने प्रकार का था? न्याय 3 प्रकार का था, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो न्याय 3 प्रकार का और लोकतंत्र 2 प्रकार का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? उस टाइम के एक व्यक्ति थे हमारे केटी साय। केटी साय ने कहा था कि जो डीपीएसपी है इस प्रकार का चेक है जो कि बैंक पर निर्भर करते हैं। मान लीजिए अमाउंट आप कुछ भी भर दें, लेकिन जितना बैंक की इच्छा होगी बैंक आपको उतना ही पे करेगी, यानी उतना ही रुपए आपको देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें यह कहा गया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके मौलिक अधिकारों से अधिक प्रभावशाली होंगे, यानी अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये कहा गया है आपका 42वां संविधान संशोधन। हुआ कब था? तो 1976 में हुआ था। इस टाइम इंदिरा जी की सरकार थी जो कि काफ़ी बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी। उनकी जो नीतियां थी उस टाइम बहुत ही अच्छी नीतियां थी उनकी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत है मतलब क्या है नीति निर्देशक सिद्धांत? नीति निर्देशक तत्व जो है वो बाध्य योग्य नहीं है। बाध्य योग्य का मतलब ये होता है जैसे कि आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपको पहले भी मैं जानकारी दे चुका हूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्टेट पर निर्भर होते हैं। अगर स्टेट चाहेगा तो आपको सुविधा उपलब्ध कराएगा और अगर उसके पास सुविधाएं अवेलेबल नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं कराएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है, यानी कि इनके खिलाफ आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। अपील का मतलब है आप कोर्ट में इनके खिलाफ नहीं जा सकते, इनके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो इनमें एक ही अंतर है कि मूल अधिकारों का जब हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो आपको इसका भी पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस पर निर्भर करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व
सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर करते हैं। यानी मैं पहले बता चुका हूं कि सरकार के पास अगर संसाधन उपलब्ध है तो आपकी हर एक संभव मदद हो सकेगी, और अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में ही हो सकता है, जो पहले मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। यानी कि विदेश नीति किस भाग में दिया गया है और किस आर्टिकल में दिया गया है और कहां पर दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 51 में विदेश नीति का वर्णन है, और यह आपका भाग 4 में रखा गया है। और भाग 4 में आपको जानकारी है कि यह डीपीएसपी में दिया गया है। यानी भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसका वर्णन है, और जो विदेश नीति है वो आपका आर्टिकल 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह कहां पर रखा गया है? तो यह भाग 4 में रखा गया है, और भाग 4 में आपका डीपीएसपी का वर्णन है। अब पूछ लिया जाए किस आर्टिकल में है, तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 39 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण है? तो आपको जानकारी मैं पहले दे चुका हूं, हर एक क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूं, फिर भी ये क्या है, एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो किस आर्टिकल में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है? और इनको कभी अगर इनकी सांठगांठ मिलेगी तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आर्टिकल 50 में दिया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। 50-50 दोनों को बांट दो भाई, 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो आपको पता है कि लोक कल्याण की संकल्पना किस मतलब कहां पर, किस भाग में की गई है? भाग 4 में की गई है, और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो हम लोग एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना बिल्कुल है, आर्टिकल आपका 51 में है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य बिल्कुल है, ये भी आपका नीति निर्देशक तत्व में है। गोवध निषेध यानी गोहत्या, ये भी है। लेकिन निजी संपत्ति का अधिकार आपका डीपीएसपी में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? निजी संपत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो आपको पता है जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो 3 भागों में बांटे गए हैं, एक समाजवादी, एक उदारवादी और एक गांधीवादी। उनमें कुछ गांधीवादी जो सिद्धांत है उनमें से एक ये भी है, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। यानी गांधी जी का ये बहुत बड़ा सपना था कि गांव में एक अलग प्रशासन की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भारत के एकमात्र राज्य गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो पता है आपको कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको पता है कि आर्टिकल 39A में यह बात की गई है, जो कि मूल संविधान में नहीं था, संविधान संशोधन करके बाद में इसे जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि गांधीयन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है? जैसे कि हम लोग अभी कुछ क्वेश्चनों के पीछे पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किया गया है? यानी विदेश नीति किस आर्टिकल के तहत वर्णित है? तो विदेश नीति आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो SC ST के साथ साथ जो दुर्बल वर्ग होता है उसके लिए शिक्षा का जो विशेष प्रावधान किया गया है वो आपका आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग किया गया है, और आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और ऐसा कोई निःशुल्क शिक्षा और उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? अब आप क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो भाई मेन उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, ये भी आपका है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये भी है। अगला है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये कहीं भी नहीं लिखा गया है, तो आपका आंसर हो गया यही, यानी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन सा? 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में सम्मिलित नहीं है? तो चारों को एक बार रीड करते हैं, फिर देखते हैं। मद्य निषेध बिल्कुल है आपका आर्टिकल 47 में। काम का अधिकार भी है आर्टिकल 41 में कुछ विशेष दशाओं में। और समान कार्य हेतु समान वेतन आर्टिकल ये आपका 39 में है। सूचना का अधिकार ये कहीं भी वर्णित नहीं है, यानी कि DPSP में कहीं भी सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तथ्यों में नहीं जोड़ा गया था? तो ये आपका एक बार पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कौन सा नहीं जोड़ा गया था। शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, ये तो बिल्कुल जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी आपका जोड़ा गया था। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, तो ये आपका गलत है। तीसरा आपका नहीं जोड़ा गया था।
और चौथा दिया है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी आपका जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किस में पाया जाता है कि भारत का कल्याणकारी राज्य है? तो ये आपका मौलिक संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के जो नीति निर्देशक तथ्य हैं इनमें दिखाई देता है कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है, जैसे कि समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। तो पहला है समाजवादी, दूसरा है उदारवादी, तीसरा है गांधीवादी और जो चौथा ऑप्शन आपका है वो उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान करना। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, डायरेक्टली कहना वो ये चाह रहा है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। सूची नंबर फर्स्ट, सूची नंबर सेकंड, अनुच्छेद 40 और यहाँ पर लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। आर्टिकल 41 में काम करने का अधिकार, बिल्कुल ये दिया गया है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो गया ए, ये वाला इसका सही है, यानी 1 2 3 4 यानी बिल्कुल सही सुमेलित है। यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं, पेपरों में आते रहते हैं और यही क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं, कोई सा भी आप पेपर उठा कर देखेंगे आपको पता भी चल गया होगा कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आया है, किस लेवल के ये क्वेश्चन थे। तो आप इनकी अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार समझ में ना आए वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, एक ना एक दिन आपको समझ में आ जाएगा। और मैं ये दावा करता हूं कि आपको 1 या 2 बार में ही समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आती होंगी और आप हमारा इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखें। मैं यह वादा करता हूं कि आपको 0 से शिखर तक ले जाने की गारंटी मैं लेता हूं। आप जीरो, मैं आपको 0 से और 100 तक ले जाने का प्रयास करूंगा। तो इसी प्रकार से हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो भी आपको प्रॉब्लम होती हैं वो हमें लिखकर भेजिए, जिससे हम उन दिक्कतों को, जो आपको परेशानी होती है, उनको दूर कर सकें। अगर आप हमें बताएंगे नहीं कि आपको परेशानी क्या है तो हमें पता कैसे चलेगा। तो जो भी आपकी परेशानी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको अच्छी लगती हो तो अच्छा लिखिए, नाइस लिखिए, वेरी गुड लिखिए। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो जो भी आपको दिक्कत आती है वो हर एक चीज़ लिखिए। आप जो भी आपको दिक्कत आती हो बस पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए और उल्टी सीधी बातें उसमें कमेंट बॉक्स में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कोई भी ट्यूटर हो वो डिमोटिवेट हो जाता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे नीचे जो नंबर चल रहे हैं इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जो कि आपका निरंतर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। इसको व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस इसी प्रकार से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, हमारे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे। नेक्स्ट हम लोग कल मिलेंगे और किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, उसी ऊर्जा के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।